दरिया खान एक ऐसी शख्सियत जो बहलोल लोदी के समय में कोर्ट में हुआ करते थे। इनका मकबरा मौजूद है दिल्ली के क़दवाई नगर में और ये मकबरा 16वीं शताब्दी में बना था। इसके डिज़ाइन की बात करें तो बना तो ये बहुत खूबसूरती से था, लेकिन अब इसका डिज़ाइन देखने लायक है। यह आप देख सकते हैं हर चीज़ टूटी हुई है, साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं। लेकिन फिर भी आज यहाँ के और दरिया खान के इतिहास के बारे में हमें बताएंगे हिस्टोरियन साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उस दौर में। तो जैसे आज हम दरिया खान टॉम पे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन थे दरिया खान? दरिया खान ये असल में सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो आपको मकबरा दिखाई दे रहा है अब बहुत अच्छे हालात में तो नहीं है, लेकिन ये दरिया खान लोदी ज़माने के एक आप कह सकते हैं कोर्ट के एक बड़े मुलाजिम, और कोर्ट के बड़े मुलाजिम का मतलब उस ज़माने में जागीरदार होता था। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट बादशाह थे संभल की रियासत के। संभल की रियासत जिसे आज के टाइम में बाद में रोहिलखंड की रियासत कहा गया, जिसमें कि वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा हिस्सा और यहाँ तक जहाँ से दिल्ली शुरू हो जाती है वहाँ तक। दिल्ली में उस ज़माने में बहलोल लोदी हुआ करते थे। दूसरी तरफ एक और बड़ी रियासत थी जिसको हम जौनपुर की शर्क़ी रियासत के नाम से जानते हैं या बादशाहत के नाम से। वहाँ पे भी एक बादशाह होते थे और बहलोल लोदी और जौनपुर के बीच जो टकराव हुआ है उस ज़माने में, जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है, उसमें इनका एक अलग ही रोल रहा है। मतलब इन्होंने किस तरीके से बहलोल लोदी के पहले उनके एक अलाई का कत्ल कर दिया था, मतलब उनके साथ जंग की थी। बाद में ये जौनपुर के भी साथ नहीं हुए। उसी ज़माने में मेवात की भी एक रियासत थी, गुजरात की एक रियासत थी। तो एक तरीके से ये एक बादशाह थे, क्योंकि असल में थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बाबर ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो उससे पहले का ये जो दौर है इसमें छोटे छोटे बादशाह थे। छोटे बादशाह से मतलब बहुत छोटा नहीं है, छोटे बादशाह से मतलब ऐसा नहीं था जैसे दिल्ली की तख्त पर जो आदमी है उसके अंडर गुजरात, बम्बई या कलकत्ता आएगा, ऐसा नहीं होता था। यानी कि जो दिल्ली की सल्तनत है वो अलग है, जौनपुर की अलग है और संभल की अलग है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा बड़ा बादशाह होता था और बाकी थोड़े छोटे बादशाह होते थे। तो उसी में दरिया खान एक थे। तो जैसे हम देख रहे हैं हमारे पीछे दरिया खान का मकबरा है, तो हम इस मकबरे को देखें और दिल्ली में जो और मकबरे मौजूद हैं उन्हें देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। हालात हम देख ही सकते हैं, टूटी फूटी यहाँ चीज़ें पड़ी हैं। तो ऐसा क्यों है? उसकी बहुत सारी वजह में से एक वजह ये है क्योंकि ये कोई बहुत बड़े बादशाह का मकबरा नहीं था और ये थोड़ा पुराना भी ज़्यादा है। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि बिल्डिंग्स टूट जाती हैं वक्त के साथ और जब रख रखाव नहीं होता है। जैसे क्योंकि बीच में जो दौर है उसमें ये जगह एक तरीके से उजाड़ मानी जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि उसके बावजूद ये बात आपकी सही है कि जैसा रख रखाव बाकी जगह का, अगर खंडर भी हो गए हैं तो बचा हुआ है, जैसे पुराना किला है या बाकी जगह हम देखते हैं, तो यहाँ का रखरखाव नहीं रखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पर घास उगी हुई है, जो चीज़ें टूट गई हैं वो टूट गई हैं, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आने जाने का भी इंतज़ाम कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो ऐसा ये जो उपेक्षा जिसे कह सकते हैं उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सेंट्रल, अगर आप अभी किताबें उलट कर देखें तो दरिया खान को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को है नहीं, हिस्टोरियंस को भी नहीं है। ठीक से उनके बारे में किसी हिस्टोरियन ने कभी बात भी नहीं करी है। ऐसे में उनसे रिलेटेड उनके मकबरे, उनकी कब्र की बात की जाए ये थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो शायद ये वजह रही है कि इधर लोगों का कम ध्यान है। तो क्या ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है? जी, ये संरक्षित इमारत है। बाहर आपने एक बोर्ड देखा होगा, ये संरक्षित इमारत है, यानी कि इसका प्रिजर्वेशन होता है। लेकिन और बाहर गार्ड भी आपने देखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसी साफ़ सफाई और इंतज़ाम बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रिजर्व्ड साइट्स में है, वैसा यहाँ नहीं है।
और ये बात मतलब शायद मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि दिल्ली में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो जहाँ कोई जाता भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत साफ़ सफाई है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं कि हिस्ट्री में इनका जिक्र कम है, पर है जी। तो उसके बावजूद इस जगह के ऐसे हालात, और मतलब हम देखते हैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब एक अगर पैम्फलेट ही लगा दें उनके जी। बारे में तो वो तक नहीं है यहाँ पे। जी, ये बात मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी है कि दरिया ख़ान के मकबरे को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी कोई इंतज़ाम नहीं है। जैसे हर जगह एक बोर्ड लगा होता है, उसकी बेसिक प्लान, हिस्ट्री एट्सेट्रा बताया जाता है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो शायद वो एक कमी है, वो होनी चाहिए, जो ऐसा कि आपने कहा। उसके अलावा भी ये कहीं ना कहीं सरकारी जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट स्पेशली उन लोगों का भी काम होता है कि वो इस चीज़ की हिस्ट्री बताएं, लोगों को इधर अट्रैक्ट करें, जो कि नहीं हुआ है। और जैसे हम देखते हैं थोड़ा पॉश एरिया में, तो अभी एक पार्क बन के रह गया है। जैसे हमने देखा बच्चे आ रहे हैं यहाँ पिकनिक के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दबती जा रही है और पार्क जो है उसके हिसाब से अब इस जगह को देखते मेरा ये ख्याल है कि पार्क भी ये उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है जैसे अगर आप गौर करें। जबकि अगर पार्क ये डेवलप होता तो शायद इधर लोगों का रुझान ज़्यादा होता। जैसे आपने देखा है लोधी गार्डन, सुंदर नर्सरी, या फिर आप वसंत विहार के पार्क को देख लीजिए जो फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का है, तो उससे लोगों का उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। यहाँ पर पार्क भी एज सच डेवलप नहीं हुआ है। जैसे अभी आपने बहलोल लोधी का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा उनके बारे में भी जानना चाहूँगी, कौन थे वो? बहलोल लोधी, लोधी डायनेस्टी का आपने नाम सुना होगा। ये लोधी डायनेस्टी बेसिकली एक अफ़गान डायनेस्टी है और ये उसी के एक बादशाह थे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक पूरा मतलब अगर आप देखें तो गौरी, मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान आने के बाद से लेकर बाबर के रहने तक लगातार बहुत सारे टकराव हुए हैं। एक तरफ अफ़गान थे, एक तरफ सैयद डायनेस्टी कहलाती है। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम कह देते हैं कि दिल्ली के तख्त पर ये है तो बस ये बादशाह है, ऐसा नहीं हुआ है। हर वक्त एक टकराव बना रहा है। ये देखा जाए तो अकबर के बाद हुआ है कि आपका एक सेंट्रल बादशाह हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को एक कड़ी में पिरोना अगर देखा जाए तो अकबर के ज़माने में हुआ है। उससे पहले वो अशोक के ज़माने में हुआ था, सम्राट अशोक, नाम आपने सुना होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे बादशाह होते थे। तो लोधी डायनेस्टी के एक बादशाह, आपको ये भी पता ही होगा कि बाबर ने जो कदम रखा है दिल्ली में, तो वो एक लोधी को ही हरा कर रखा है। बाद में लोधी डायनेस्टी को ही उन्होंने ख़त्म किया था। जैसे भी आपने लोधी डायनेस्टी की बात की, तो इसमें और कौन कौन से बड़े नाम हैं जो इसमें शामिल हैं? इसमें सिकंदर लोधी हैं, इब्राहिम लोधी हैं। लोधी डायनेस्टी जो है वो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जिस तरीके से मुग़ल को याद करते हैं कि मुग़लों के अंडर एक बड़ा हिस्सा था हिंदुस्तान का, ऐसा लोधी के साथ नहीं था। हाँ, दिल्ली में होने की वजह से उनकी एक वैल्यू ज़्यादा शायद हमें नज़र आती है। कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री की जो किताबें हैं वो दिल्ली सेंट्रिक हैं, वो दिल्ली की बात बहुत ज़्यादा करती हैं। आज हम आपको लेके आए थे दरिया खान टॉम में, जो किदवाई नगर में है। जैसे कि हमने इसके इतिहास के बारे में जाना, तो हमें ये पता चला ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर आप इसके हालात देखें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मकबरे के हालात कैसे हैं। यहाँ पे चिड़ियाओं के लिए खाना डाला जा रहा है और यहाँ के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर।